साथियों, हम इस लेक्चर के अंदर बात करने जा रहे हैं एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की, जो अभी भारत सरकार ने एक नया मिनरल कंसेशन इंट्रोड्यूस किया है। तो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस क्या होता है, इसकी क्या शर्तें हैं एवं इसको किस तरह से ग्रांट किया जाएगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में जो भी मिनरल रियायतें और मिनरल कंसेशन जारी होते हैं वो कौन कौन से हैं, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस क्या है, इसकी पात्रता शर्तें क्या है, कौन से खनिजों के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दिया जा सकता है और इसको नीलामी की शर्तें क्या क्या है, और जब एक्सप्लोरेशन लाइसेंस द्वारा एक्सप्लोरेशन कार्य पूरा किया जाएगा तो उसका खर्चा जो है वो कैसे वापस वसूल किया जाएगा। तो देश के 6.88 लाख वर्ग किमी क्षेत्र के अंदर जो ओबियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल एरिया है, भूवैज्ञानिक संभावना वाला क्षेत्र है, उसमें से लगभग 2 लाख किमी वर्ग क्षेत्र अभी भी जिसमें एक्सप्लोरेशन किया जाना बाकी है। इसीलिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की आवश्यकता महसूस हुई। इस चित्र में आपको जो ओबियस जियोलॉजिकल एरिया दिखाया गया है, दिस एरिया कंप्लीट जहां मिनरल होने की संभावना है, और उस क्षेत्र में कंप्लीट एक्सप्लोरेशन होना अभी बाकी है। तो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का प्रावधान क्यों लाया गया? जैसा कि आप सबको मालूम है कि 2015 से खनिज रियायत देने का यानी खनन पट्टे जारी करने की व्यवस्था है, जो पहले आओ पहले पाओ के स्थान पर नीलामी द्वारा की जाने लगी है। इसीलिए पूर्वेक्षण कार्यों के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस एक नया कंसेप्ट 2003 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। अब हम बात करते हैं कि एक्सप्लोरेशन की अन्वेषण की अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं क्या है, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस एट इंटरनेशनल लेवल। तो दुनिया भर में एक्सप्लोरेशन का कार्य एक जूनियर खनन कंपनियों द्वारा किया जाता है, और जब वो कंपनी अपना खनन एक्सप्लोरेशन कार्य पूरा कर देती है तो वो एरिया दूसरी माइनिंग कंपनियों को खनन के लिए अलॉट कर दिया जाता है। तो विश्व स्तर पर दो तरह की कंपनियां होती है, एक जूनियर माइनिंग कंपनी जो एक्सप्लोरेशन का काम करती है, और दूसरी जो प्राइमरी माइनिंग कंपनी जो मिनरल एक्सकवेशन का काम करती है, माइनिंग का काम करती है। तो इसी धारणा को एक्ट में लाने की मांग भारतीय उद्योग संघों द्वारा की गई, और गहन विचार विमर्श के बाद भारत सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करने का निर्णय लिया गया। अब अन्वेषण लाइसेंस की अवधि कितनी होगी? तो अन्वेषण लाइसेंस की अवधि 5 वर्ष होगी, और इसको 2 वर्ष तक का विस्तार दिया जा सकता है, और 3 वर्ष के कार्य के बाद उसको 75% क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा और बाकी 25% अपने पास में रखना पड़ेगा। ऐसे आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अन्वेषण लाइसेंस का एरिया काफी बड़ा रहता है। भूवैज्ञानिक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। जब इसका एक्सप्लोरेशन कार्य पूरा हो जाएगा तो लाइसेंसी को एक अपना जीआर रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, और जब जीआर रिपोर्ट सबमिट हो जाता है तो राज्य सरकार को 1 वर्ष के भीतर ही उसको माइनिंग लीज के लिए उस एरिया को नीलामी पर रखना होगा, यानी माइनिंग लीज ग्रांट करना होगा। तो
इस एक्सप्लोशन लाइसेंस के संबंध में हमारे एमएमडीआर एक्ट, एमसीआर एक्ट और एमसीडीआर एक्ट और ऑक्शन रूल में कुछ संशोधन किए गए हैं। उन संशोधन के लिए नीलामी में खनिज नीलामी संशोधन नियम 2024 में क्या परिवर्तन किए गए हैं? तो एक्सप्लोशन लाइसेंस देने की नीलामी के लिए शर्तें हैं कि एरिया में पहले से एक्सप्लोशन लाइसेंस निर्धारित होना जरूरी नहीं है। यानी वो एरिया पूरा जिसमें आपको कुछ भी पता नहीं है, वो भी एक्सप्लोशन लाइसेंस के लिए दिए जा सकता है। राज्य सरकार एक समिति द्वारा ब्लॉकों की पहचान करेगी, जिसमें जीएसआई, स्टेट डीजीएम और सरकारी एजेंसियों द्वारा किया गया कार्य का भी हो सकता है और प्राइवेट आदमी द्वारा सुझाया गया एरिया भी हो सकता है। तो राज्य सरकार की जो कमेटी होगी, उसमें राज्य सरकार के खनन एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव और सचिव अध्यक्ष होंगे। उप महानिरीक्षक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण राज्य की इकाई है, उसके सदस्य होंगे। भारतीय खान ब्यूरो के क्षेत्रीय खान नियंत्रक उसके सदस्य होंगे। इसी तरह से राज्य सरकार के खनन एवं भू डीएमजी जो डायरेक्टर माइंस एंड जियोलॉजी रहते हैं, वो भी इसके सदस्य सचिव होंगे। और राज्य सरकार की समिति 30 दिन में ये डिसाइड करेगी कि इस एरिया को एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए दिया जाना है अथवा नहीं जाना है, और उसके प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेज देगी और राज्य सरकार 60 दिन में डिसाइड करेगी और उसको केंद्र सरकार को भेज देगी और केंद्र सरकार अपना पूर्व अनुमोदन वो भी 60 दिन के अंदर टाइम लिमिट सेट कर की है, उसके अंदर अंदर देना है। एक्सप्लोरेशन लाइसेंस में भाग देने वाले लोगों की पात्रता क्या होनी चाहिए? तो प्रार्थी की कुल संपत्ति 25 करोड़ या उससे अधिक होनी चाहिए। बोली में भाग लेने वाला उसका सहयोगी या उसकी सिस्टर कंसर्न भाग नहीं ले सकती है। केवल एक ही बोली में भाग लेना पड़ेगा और बाकी सहयोगियों को उसमें भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। अन्वेषण लाइसेंस के लिए शर्तें क्या होगी? बोली की कीमत राज्य सरकार द्वारा तय की जाएगी, परंतु ये 25% से कम नहीं होगी। मीन्स मिनिमम 25% चालू रखेंगे और सभी को 25% से कम बोली लगानी होगी। सबसे कम बोलीदाता को ही प्रीफर्ड बीडर चुना जाएगा। यदि उस सत्र में खनन पट्टा अमल में नहीं आता है तो राज्य सरकार एक्सप्लोरेशन लाइसेंसधारी को 1% राशि के बराबर राशि का भुगतान करेगी और खनन पट्टे के लिए पसंदीदा बोलीदार के चयन होने या बोलीदारों की अपर्याप्त संख्या होने के कारण नीलामी के दूसरे प्रयास तक अगर वो सेकंड बार भी अगर उस एरिया में माइनिंग लीज नहीं होती है, तो प्रति माह 10 लाख रुपये राज्य सरकार उसको एक्सप्लोरेशन के खर्चे के रूप में जो उसने किया है उसकी भरपाई करेगी। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की वापसी, अगर राज्य सरकार से ने ये संतुष्ट हो गया है कि एक्सप्लोरेशन ने कार्य पूरा कर लिया है और खनिज सामग्री और साक्ष्य के अनुसार सभी प्रयास करने के बाद भी अगर मिनरल वहां नहीं मिला है, तो उसको परफॉर्मेंस प्रदर्शन गारंटी वापस कर दी जाएगी। अन्वेषक धारक को भुगतान, अगर उस एरिया में लीज ग्रांट हो जाता है और फिर राज्य सरकार को बिड प्रीमियम मिलने लगता है, तो राज्य सरकार 30 दिन के भीतर भीतर माइनिंग लीज धारक से मिलने वाले प्रीमियम में से जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का हिस्सा है उसको 30 दिन के अंदर मंथली रूप से उसको देगी। एक से अधिक मिनरल हो या एक से अधिक खनन पट्टे हो, तो उस सभी मिनरलों पर और सभी खनन पट्टों पे एक्सप्लोरेशन लाइसेंस होल्डर को अपना शेयर मनी मिलेगा। लेकिन ये केवल 7th शेड्यूल मिनरल में 7वीं अनुसूची में जो निर्दिष्ट है उन्हीं खनिजों पर दिया जाएगा, दूसरे खनिजों पर नहीं दिया जाएगा। खनन पट्टा और एलओसी की समाप्ति, चूक या सरेंडर के बाद में अगर कोई सरेंडर करता है तो लाइसेंसी को उसी प्रीमियम पर करने का एक बार फर्स्ट राइट टू एक्सप्लोरेशन होल्डर को दिया जाएगा और उसके लिए उसकी शर्तें हैं कि उसकी जो बोली है वो हमेशा दूसरों को दूसरे दौर तक दिखती रहेगी। फिर एमसीआर खनिज याद संशोधन नियम 2024 में क्या किया है कि एक हिस्से या पूरे क्षेत्र का समर्पण किसी भी समय किया जा सकता है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का एरिया बहुत ज़्यादा रहेगा, इसीलिए उसको एक्सप्लोरेशन करने के बाद में या तो उसमें मिनरल हो गया है या मिनरल प्राप्त नहीं हुआ है, उसी हिसाब से उसको सरेंडर कर दिया जाएगा। तो
अल्टीमेटली टोटल निष्कर्ष यही है कि एक्सप्लोरेशन लाइसेंस 5+2 वर्ष की अवधि के लिए और केवल 7वीं अनुसूची में जो खनिज निर्दिष्टित है उन्हीं के लिए किया जाएगा। इनकी नीलामी 25% अवरोही क्रम से होगी, यानी रिवर्स बिडिंग होगी, फॉरवर्ड बिडिंग नहीं होगी। उदाहरण के लिए अगर किसी आवेदक ने 12% बोली लेता है और एक्सप्लोरेशन लाइसेंस लेता है तो उस एरिया में खनिज स्थापित कर देता है तो राज्य सरकार को जीआर सबमिट कर देगा और खनिज नहीं मिलने पर वो खनिज नॉन मिनरलाइज सिद्ध हो जाएगा, अपना क्षेत्र छोड़कर बाहर हो जाएगा। खनिज क्षेत्र स्थापित होने पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार उस एरिया को माइनिंग लीज के लिए देगी। मान लो कि माइनिंग लीज के लिए ये खनन पट्टा 60% की बोली पे किसी को मिलता है। इस दशा में राज्य सरकार को खनन पट्टेदारी से 60% प्रीमियम, नीलामी प्रीमियम मिलता रहेगा और इस 60 में से जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस होल्डर ने एक्सप्लोरेशन किया था उसने 12% में लिया था तो 60 में से 12% राज्य सरकार उस एक्सप्लोरेशन धारी को देती रहेगी और 48% प्रीमियम अपने पास रखेगी। यानी एक्सप्लोरेशन लाइसेंस होल्डर को 12% नीलामी प्रीमियम हिस्सेदारी 50 वर्ष तक सभी खनन पट्टों और सभी खनिजों से मिलती रहेगी। अब ये इसको एक ऑप्शन और दिया गया है कि एक्सप्लोरेशन अन्वेषणधारी ये अपना जो एनुअल एन्युटी आता है इसको वो आगे भी किसी थर्ड पार्टी को दे सकता है। तो ये जो मिनरल्स थे, किन मिनरल्स के लिए रहेगा उस मिनरल्स की लिस्ट है, भाग डी का है और ये 7वीं अनुसूची के जो मिनरल है इन्हीं के एपेटाइट, बेरिल, केडियम, ये 29 मिनरल है, इन्हीं के लिए ही एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दिया जाएगा। ये डीप सीटेड मिनरल्स है और इन्हीं पे ही आगे काम करना होगा।